ये है ऊष्मागतिक निकाय का वीडियो नंबर 2। जिन लोगों ने ऊष्मागतिक निकाय का पहला वीडियो ना देखा हो वो पहले जाके वीडियो नंबर 1 देख लें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा के बारे में, साथ ही साथ पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में और आगे पढ़ेंगे ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य या ऊष्मागतिक निकाय पर हुआ कार्य। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं आंतरिक ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी को। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक बॉडी असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है। उन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है, उन अणुओं की अपनी गतिज ऊर्जा होती है। इन्हीं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को उस बॉडी का, उस निकाय का, उस पदार्थ का आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे हम यू से इंडिकेट करते हैं, यानी आंतरिक ऊर्जा होता है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का जो योग होता है, उसी योग को, उस बॉडी का हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मागतिक निकाय का जो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, ये यूनिक होता है। यूनिक इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन केवल और केवल अवस्थाओं पर निर्भर करता है, उस मार्ग पर नहीं निर्भर करता जिस मार्ग द्वारा, जिस पथ द्वारा उसे अवस्था 1 से दूसरी अवस्था में ले जाया गया होता है। चलिए मान लेते हैं ऊष्मागतिक निकाय है, कोई ऊष्मागतिक निकाय है, ये है उसकी अवस्था नंबर 1, अवस्था नंबर ए। इसे अवस्था नंबर ए से अवस्था नंबर बी में हमें ले जाना है। अवस्था ए से अवस्था बी में ले जाने के लिए हम इसको ऊष्मा देकर अवस्था ए से अवस्था बी में ले जा सकते हैं। ऊष्मा देकर स्टेज 1 से स्टेज 2 में ले जा सकते हैं, या कार्य करके अवस्था 1 ए से अवस्था बी में ले जा सकते हैं, या दोनों द्वारा, यानी कुछ ऊष्मा दे रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, द्वारा हम उन्हें अवस्था ए से अवस्था बी में ले जा रहे हैं मार्ग नंबर 1 द्वारा। चलिए मान लेते हैं इस दौरान दिया गया ऊष्मा Q1 है, किया गया कार्य W1 है। उस स्थिति में हम Q1 माइनस W1 का मान निकाल लेते हैं और देखते क्या हैं, और देखते हैं कि यदि इसको हम दूसरे मार्ग द्वारा अवस्था ए से अवस्था बी में ले जाएं, इस दौरान यानी मार्ग नंबर 2 के दौरान अगर हम इसको हम ऊष्मा दिए हैं Q2 और इस प्रकार किए हैं W2, और मार्ग नंबर 2 द्वारा जब ले जा रहे हैं, इस दौरान Q2 और W2 का अंतर हम निकालें तो हम पाते हैं कि इनका अंतर वही मिलता है जो हमें Q1 और W1 का अंतर पहले मिल चुका होता है। इसी प्रकार अगर हम इसे तीसरे मार्ग द्वारा A से B में ले जाएं, इस दौरान इसको दिया गया ऊष्मा Q3 हो, इस दौरान इस पर किया गया कार्य W3 हो, उस स्थिति में अगर Q3 और W3 का अंतर निकालें तो हमें ये अंतर, पहले हमें जितना अंतर मिल चुका है अलग अलग मार्गों द्वारा, उसी अंतर के बराबर होता है। इस प्रकार हम अन्य मार्गों से भी
अगर हम इसको अवस्था ए से अवस्था बी में ले जाते हैं, उस दौरान इसको दी गई उष्मा और किए गए कार्य का अंतर निकालते हैं, तो वो अंतर इसी के बराबर हमें मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी उष्मागतिक निकाय को अगर हम जब अवस्था ए से अवस्था बी में ले जाते हैं, तो अवस्था ए से अवस्था बी में ले जाने के दौरान इसको दी गई उष्मा और इस पर किया गया कार्य का जो अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ये जो नियतांक है अवस्था ए से अवस्था बी के दौरान ले जाने में इसको दी गई उष्मा और उस पर किए गए कार्य का अंतर नियतांक होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो नियतांक है, ये नियतांक बराबर होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन के। भाई, जो उष्मागतिक निकाय है, जब उसे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाएंगे, तो इस दौरान ले जाने में उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और हम देखते हैं कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन इस दौरान उसको दी गई उष्मा और उस पर किए गए कार्य के अंतर के बराबर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा यूनिक होता है। ये अवस्था पर एक आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन अवस्था केवल अवस्थाओं पर निर्भर होता है, मार्ग पर निर्भर नहीं होता कि वो किस मार्ग द्वारा अवस्था एक से अवस्था दूसरी अवस्था में ले जाया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ये क्या है? ये है किसी बॉडी को दी गई उष्मा, ये है उस बॉडी द्वारा या उस बॉडी पर किया गया कार्य, ये है उसकी आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि के। यानी ये हमसे कह रहा है कि यदि हम किसी वस्तु को, यदि हम किसी उष्मागतिक निकाय को उष्मा दें, यदि हम किसी उष्मागतिक निकाय को उष्मा दें, तो उस उष्मा का कुछ भाग निकाय द्वारा या निकाय पर किए गए कार्य में खर्च होता है और शेष यानी कार्य करने के पश्चात जो उष्मा शेष बचती है, वो उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। यही है उष्मागतिक निकाय का प्रथम नियम। उष्मागतिक निकाय का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? यही है कि किसी उष्मागतिक निकाय को दी गई उष्मा, इस उष्मा का कुछ भाग उष्मागतिक निकाय द्वारा किए गए कार्य में व्यय होता है और शेष उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। अगला आइए आगे हम देख लेते हैं आंतरिक उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। चलिए मान लेते हैं ये एक उष्मागतिक निकाय है। उष्मागतिक निकाय का ये जो बॉडी है, ये उष्मारोधी पदार्थ नहीं है, मतलब परिवेश से इसके भीतर उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है।
ये जो आपका बॉडी है, इस बॉडी पर ये है एक चलनशील पिस्टन, यानी और इस पिस्टन पर एक हम बाट रख देते हैं। ये पिस्टन चलनशील पिस्टन है, यानी इस पर अगर हम और बाट रखें तो ये नीचे आएगा, और अगर हम इस पर से बाट हटाएं तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ये इसके भीतर गैस है, और हम जानते हैं कि ये जो गैस के अणु हैं, ये गैस के अणु इस बर्तन की दीवारों पे साथ ही साथ ये चलनशील पिस्टन पर ऊपर की ओर दाब डाल रहा है। ये जो पिस्टन है, हम मान लेते हैं इस पिस्टन का जो सरफेस है, इसका क्षेत्रफल है A। इस गैस द्वारा इस पर दाब डाला जा रहा है वो है P। साथ ही साथ हम ये भी मान लेते हैं कि इस गैस का जो आयतन है, वो आयतन हम मान लेते हैं V1। ये आयतन हम मान लेते हैं, यहां तक जब गैस है तो उसका आयतन है V1। यदि हम ये जो चलनशील पिस्टन है, इस पर से बाट को हटा लें तो ये गैस ये जो दाब डाल रहा है, इस दाब के कारण ये पिस्टन ऊपर उठेगा। चलिए मान लेते हैं ये पिस्टन यहां से यहां आ गया। कब? जब उस पर रखा बाट हमने हटा लिया तब ये पिस्टन यहां से यहां आ गया। इस दौरान ये पिस्टन कितना विस्थापित हुआ? चलिए मान लेते हैं ds विस्थापित हुआ। जब ये पिस्टन यहां से यहां जाएगा तो गैस का आयतन बढ़ रहा है। पहले कितना था? V1। जब पिस्टन यहां से यहां गया तो गैस फैला, इसका आयतन V1 से बढ़ के हो गया V2। इस दौरान इसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है? चलिए मान लेते हैं डेल्टा V हुआ है। डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। इस प्रक्रिया में गैस द्वारा किया गया कार्य, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य अगर हम निकालें तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल मान लेते F है, विस्थापन हमने माना है डेल्टा S, यानी कार्य बराबर बल। यहाँ बल आपका होगा दाब इंटू क्षेत्रफल। हम लोग पढ़ चुके हैं P बराबर F बाई A, तो यहाँ से F बराबर PA इंटू DS। अगर इसको हम आगे और सॉल्व करें तो हमें मिलता है P। अगर हम ध्यान से देखें तो ये है क्षेत्रफल, ये है क्षेत्रफल पिस्टन का, ये सरफेस, इस सरफेस का क्षेत्रफल, और ये है आपका विस्थापन, यानी ये हुआ आपका डेल्टा V। गैस के आयतन में हुई वृद्धि के, यहां D लगा दें, यानी इसे हम लिख सकते हैं, इस दौरान हम देख रहे हैं कि निकाय द्वारा किया गया कार्य dW बराबर P इंटू डेल्टा V। अगर शब्दों में लिखें तो किया गया कार्य बराबर दाब गुणे आयतन में परिवर्तन, आयतन में हुआ परिवर्तन। इसके विपरीत अगर हम बाट हटाने के बजाय इस पर और बाट रख दें तो ये पिस्टन ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा। उस स्थिति में गैस के आयतन में कमी होगी, यानी यहां भी कार्य होगा। तो यहां जो कार्य होगा, इस कार्य को निकाय पर किया गया कार्य कहेंगे, यानी ऊष्मागतिक निकाय में जो कार्य हमें प्राप्त होता है वो कार्य हमें दो रूपों में मिलता है। ऊष्मागतिक निकाय में जो कार्य हम देखेंगे वो हमें दो प्रकार का मिलेगा। जिस कार्य में
जिस कार्य में आयतन में वृद्धि हो रहा है, आयतन में जो परिवर्तन है अगर ये वृद्धि हो रहा है, तब हम कहेंगे कि कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है, और इस कार्य को, इस वर्क को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लिया जाता है। और यदि ऊष्मागतिक निकाय में जो कार्य हो रहा है, अगर उस कार्य के दौरान आयतन में जो परिवर्तन है वो कम हो रहा है, यानी आयतन में कमी हो रहा है, उस स्थिति में कार्य को हम लोग कहेंगे कि निकाय पर कार्य किया जा रहा है, और इस कार्य को हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य या ऊष्मागतिक निकाय पर किया गया कार्य। ऊष्मागतिक निकाय पर किया गया कार्य या ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य न केवल पहली अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर होता है, बल्कि उस मार्ग पर भी डिपेंड होता है जिस मार्ग द्वारा उसे अवस्था ए से अवस्था बी में ले जाया गया होता है। पहली अवस्था से अंतिम अवस्था में उसे हम किस मार्ग से ले जा रहे हैं, मार्ग नंबर 1 द्वारा ले जा रहे हैं कि मार्ग नंबर 2 द्वारा ले जा रहे हैं, उस मार्ग पर भी निर्भर होता है ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य या ऊष्मागतिक निकाय पर किया गया कार्य। ऊष्मागतिक निकाय में हुआ कार्य चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इस कार्य को हम ग्राफ द्वारा भी निकाल सकते हैं। किसी भी ऊष्मागतिक निकाय में जो कार्य हो रहा है, उस कार्य को ज्ञात करने के लिए दाब और आयतन के बीच जो ग्राफ खींचते हैं, वो ग्राफ आयतन अक्ष के साथ जो एरिया कवर करता है, जो क्षेत्रफल कवर करता है, उस एरिया का क्षेत्रफल उस दौरान निकाय पर या निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता